हेलो स्टूडेंट्स, मैं अदिति चौधरी स्वागत करती हूं आपका प्रतिस्पर्धा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमने अपनी लास्ट 2 क्लासेस में अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा, मेटल्स के बारे में पढ़ा और आपके आगे के जो क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड वो भी हमने डिस्कस किए। अब जो भी आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, उनको हम नेक्स्ट जो आपका टेस्ट लेंगे चैप्टर के रिगार्डिंग, जो आपका टेस्ट लेंगे उसमें हम उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, हिंदी में कहा जाता है परमाणु संरचना। ये बताने की आपको बिल्कुल नीड नहीं है कि ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो लगभग यहीं से ही होती है। पहले हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में, अब मैटर में भी जब हम अंदर जाके थोड़ा सा फोकस करते हैं तो फिर हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि किन किन चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ है, क्या क्या इसमें कंपोजिशन किया गया है, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे एटम के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको एटम के बारे में बता देती हूँ कि परमाणु क्या होता है। देखिए, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता उसी को ही क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। ठीक है, डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया कि जो परमाणु है वो एक अविभाज्य सूक्ष्म कण है। ठीक है, ऐसा कण जो बहुत छोटा है और जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। और कब बताया था? 1808 ईस्वी में बताया था। ठीक है, उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग चीज़ें हमें एटम के बारे में बताई। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि भाई इसको विभाजित किया जा सकता है, इसके अंदर भी क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर जो आपकी कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो धीरे धीरे हमने इन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ा। तो जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो लास्ट में हम एक चीज़ पे पहुँचते हैं कि परमाणु क्या है, एक इकाई है, एक यूनिट है, ना कि एक ऐसा अविभाज्य सूक्ष्म कण है। ठीक है, क्लियर? अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आपके साइंटिस्ट थे, जैसे आपके जॉन डाल्टन थे, जॉन डाल्टन ने अपना मॉडल दिया, ऐसे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, जैसे हम पुडिंग बनाते हैं उसमें चेरीज़ वगैरह एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो ऐसे आपके जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो वो सारा है, ये जब आपको थॉमसन मॉडल पढ़ाएंगे, जब बताएंगे पूरा एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने जो किया था वो किया था आपका अल्फा कण प्रकीर्णन से। ठीक है, बम्बार्ड किया था ना अल्फा कणों को, तो वो वाला हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल में। नेक्स्ट बोर मॉडल, बोर ने हमें बताया था कि जो आपकी कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है ना। अभी तो आप सोचोगे मैम कौन सी कक्षा, कौन से इलेक्ट्रॉन, किसकी बात कर रहे हो, है ना। जिनको पता है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, उनको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, वो ज़्यादा जल्दी कैप्चर कर पाएंगे, अपने जो भी चीज़ें हैं पुरानी उनको रिवाइज़ कर पाएंगे। बट जिन्होंने अभी तक इस बारे में पढ़ा ही नहीं है, साइंस के बारे में जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, बट ये है कि आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ये देखो, इसमें ये आपके मॉडल्स आएंगे जो भी हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, उसमें ये साइंटिस्ट के ये मॉडल्स आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। तो सबसे पहले जो आपकी साइंटिस्ट हैं डाल्टन, डाल्टन की थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। ये साइंटिस्ट हैं आपके जॉन डाल्टन। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने क्या किया था, 1808 ईस्वी में बताया था कि जो परमाणु होता है वो
किसी भी पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, यानी कि कोई भी पदार्थ है उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो आगे विभाजित नहीं हो सकता उसे ही हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए देखिए जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार 1808 में दिया गया था, क्या कहा गया था इसमें कहा गया था कि सभी पदार्थ परमाणु नामक अविभाज्य सूक्ष्म कण से बने हुए हैं। ठीक है, ये जॉन डाल्टन ने कहा था। नेक्स्ट, समान तत्वों के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान व रासायनिक गुण समान होते हैं। समान तत्वों के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण कैसे होंगे, समान होंगे। तो ये हमें बताया था जॉन डाल्टन ने। अब देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जो परमाणु होता है ना वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको मार्क कर लेना, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, देखो जब हमें डाल्टन ने ये बताया था कि अविभाज्य सूक्ष्म कण होता है जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, तो इसके भी काफ़ी ड्रॉबैक्स थे जिसके लिए अगले साइंटिस्ट ने इनको क्लियर किया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया था कि जो परमाणु होता है उसका जो केंद्र होता है उसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो कौन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं आगे। इतना क्लियर है आपको, ये डाल्टन ने समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए है ना, उन्होंने हमें बताया कि भाई जो परमाणु होता है ना उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो भी पढ़नी ज़रूरी है, वो भी पढ़नी है। ठीक है, देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये एक एटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अंदर ये एक एटम है, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है इसे ही हम क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे, क्योंकि ये केंद्रक है। देखो बीच का पार्ट है ना, मिड वाला, तो ये क्या है, केंद्रक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कहा जाता है नाभिक। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर देखो आपको दिख रहे हैं ये वाले ब्लू वाले बॉल्स दिख रहे हैं और कुछ आपको ऑरेंज कलर के बॉल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपके ये वाले बॉल्स हैं ऑरेंज वाले, इनको कहा गया है प्रोटॉन, और जो आपके ब्लू वाले बॉल्स हैं इनको कहा गया है न्यूट्रॉन। क्योंकि नाभिक के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक प्रोटॉन दूसरा न्यूट्रॉन। अब देखो ये वाले जो दिख रहे हैं ना आपको सारे, एक मिनट एक सेकेंड, इसको हम अलग पेन से करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो सॉरी, ये वाली यहाँ से लेकर और ये, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखो इस साइड ये वाला, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट ये वाला यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन है। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये देखो यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, जिसमें ये चक्कर लगा रहा है ना उनको लिखा हुआ है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैं। तो इतना समझ आया आपको, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये एक एटम है। ठीक है, एटम का जो बीच वाला पार्ट होता है, जो उसका केंद्र होता है, ये उसका केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। ठीक है, नाभिक में दो चीज़ें होती हैं, पहला प्रोटॉन दूसरा न्यूट्रॉन, दोनों यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये वाले क्या हो गई, प्रोटॉन हो गई ब्लू वाली, और ये ऑरेंज वाली कौन सी हो गई, न्यूट्रॉन हो गई। अब नाभिक के चारों ओर, ठीक है, कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये देखो ये चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो ये चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। क्लियर है इतना। अब देखो
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं ई से, प्रोटॉन को शो करते हैं पी से और न्यूट्रॉन को शो करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर जो होता है वो +1 चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव चार्ज दिया गया है और न्यूट्रॉन के लिए कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, या फिर हम इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो ये उदासीन होता है और या फिर हम बोल सकते हैं कि इस पर कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं होता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आ गया आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े अब, इसके बाद इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब ये चीज़ें काफ़ी बार पूछी जाती हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है चैडविक द डिस्कवरर ऑफ द न्यूट्रॉन। चैडविक जो हैं उन्होंने किसकी खोज की थी? लिखा हुआ है ना, किसकी खोज की थी? यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी और थॉमसन ने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले थॉमसन थे, फिर उनके स्टूडेंट रदरफोर्ड थे और उनके स्टूडेंट कौन थे? चैडविक थे। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये अच्छे से नोट्स बना के इनको लिख लेना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। फिर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, सबसे पहले थॉमसन सर थे, उसके बाद इनके स्टूडेंट रदरफोर्ड थे और इनके स्टूडेंट कौन थे? जेम्स चैडविक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है अब ये टेबल जो समझने के लिए ज़रूरी है। देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन मैंने अभी बताया आपको, स्मॉल एन से शो करते हैं इसको। चार्ज कितना होता है? कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर, न्यूट्रल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं नो चार्ज। इसका मतलब क्या? ज़ीरो, कोई भी चार्ज नहीं है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटॉन की। शो किससे करते हैं? पी से, और पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के लिए, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज मेंशन किया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को शो किया जाता है स्मॉल ई से। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना क्लियर है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपके इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे उनको दर्शाया जाता है। आगे बात करते हैं लोकेशन की। ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में रहते हैं? नाभिक में रहते हैं। और चारों ओर की जो कक्षाएं होती हैं उनमें कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं मास। तो इसके लिए न्यूट्रॉन के लिए जो मास होता है वो 1 AMU होता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट फुल फॉर्म है इसकी। प्रोटॉन के लिए सेम 1 AMU और इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 0। चार्ज की बात करें तो अभी मैंने बताया आपको न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन के लिए, पॉजिटिव होता है प्रोटॉन के लिए और नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो चीज़ है ये समझ आनी बहुत ज़रूरी है। ये वाली जो चीज़ है ना आपकी, ये है रिप्रेजेंटेशन करना एटम का। एटम को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ठीक है, जैसे कार्बन हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया, कितना उसका परमाणु क्रमांक होता है, कितना उसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी। ऐसा लोड नहीं लेना कि हमें सारी चीज़ें एकदम से याद करनी है, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगी। देखो ये आपका एक दर्शाने का तरीका है। x जो है ना हमारे पास, ये वाला लिखते हैं,
जो हमारे पास X है वो क्या लिखा हुआ है, केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट जो हम ले रहे हैं उसका सिंबल, कार्बन ले रहे हैं तो कार्बन का सिंबल C, ठीक है, C लिखा हुआ है यहाँ पे। ये दर्शाने का तरीका बताया हुआ है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम दर्शा रहे हैं केमिकल सिंबल, ये केमिकल सिंबल हमने दर्शा दिया कार्बन का, क्या है ये, कार्बन है, ठीक है। अब देखो Z एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं, या फिर इसको हम प्रोटॉनों की संख्या भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हिंदी में प्रोटॉनों की संख्या याद रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, P है, यानी कि कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन है कार्बन में। नेक्स्ट बात करते हैं हम A की, तो लिखा हुआ है मास नंबर A क्या है, मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है, क्या है, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, ठीक है। देखो A बराबर क्या है, Z प्लस N, Z प्लस N, Z क्या था, प्रोटॉनों की संख्या, और N क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, A क्या है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी कि A का मान जो है आपका, जो भी दिया हुआ है A का मान, वो किसका योग है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, ठीक है। समझ आ गया, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं इसको। X क्या है, केमिकल सिंबल है, जो भी हम केमिकल सिंबल मतलब जो भी हम एलिमेंट लेंगे उसको, उसका एक स्पेसिफिक सिंबल होता है ना। फास्फोरस का क्या होता है, P होता है, कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O होता है, सल्फर का S होता है, ऐसे अपने पास सिंबल होता है। तो वो सिंबल हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएंगे, आपकी एटॉमिक नंबर आएंगे, ऊपर क्या आएंगे, मास नंबर, नीचे परमाणु संख्या, ऊपर द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, ये द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन हमने लिख दिया, केमिकल सिंबल लिख दिया हमने, 6 क्या हो गए, इसमें प्रोटॉनों की संख्या हो गई, परमाणु संख्या है हमारे पास। अब द्रव्यमान संख्या 12 है हमारे पास, 12 मतलब क्या है, 12 हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12 है हमारे पास, समझ आया। अब प्रोटॉन की संख्या 12 है ना, नहीं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, 12, प्रोटॉन की संख्या हम है ही हमारे पास कितनी है, 6। देखो एक चीज़ और, जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे प्रोटॉन 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे, समझ आया। ज़रूरी चीज़, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर होती है। प्रोटॉन 6 कार्बन में, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने, 6। अब बात करते हैं न्यूट्रॉनों की। देखो P प्लस N कितने दिए हुए हैं, 12। ये वाला जो हमारे पास क्या है, मास नंबर है, मास नंबर है ना, कितना दिया हुआ है, 12। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 12, प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास, 6 प्लस N इज इक्वल टू 12। अब N की वैल्यू चाहिए हमें, न्यूट्रॉनों की वैल्यू चाहिए, तो क्या कर लेंगे, 12, ये 6 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो कार्बन के लिए न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 6, प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6। ये आपका होगा कार्बन के लिए, ठीक है। हमने इसका मास नंबर भी पता कर लिया क्या होता है, एटॉमिक नंबर भी पता कर लिया कितना है, हमें सामने दिया हुआ है साफ साफ, बस हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताने थे इसके बारे में। ओके, समझ आ गया इतना। आपको कुछ एग्जाम्पल आगे करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, इतना आप इसको नोट कर लेना, जैसे लिखा हुआ है ऐसा नोट कर लेना कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन 12 हैं, प्रोटॉन हमारे पास 6 हैं, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अगर प्रोटॉन 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे,
ठीक है, आगे एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको क्या आएगा, क्लियरली समझ आ जाएगा। देखो यही बता देती हूँ मैं आपको ना। हाँ जी, तो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं सल्फर, क्या लें बताओ, ऑक्सीजन लें, सल्फर लें, क्या लें, सल्फर लेते हैं, ठीक है, सल्फर ले। एग्जाम्पल में सल्फर क्या होता है, 16s32, ठीक है। इसके लिए मुझे बताइए प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीनों बताइए इसके लिए कितनी होगी। क्वेश्चन खुद करके देखा करो पहले, ठीक है, जैसे अभी हमने कार्बन वाला किया, ऐसे आप ये करके देखो पहले कितनी होती है। हो गया, सोल्व करते हैं अब इसको। देखो सल्फर है हमारे पास, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई। कितनी परमाणु संख्या, 16, द्रव्यमान संख्या 32। मैंने आपको बताया परमाणु संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। इसका मतलब हमारे पास प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। फिर आपको बताया प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए हमारे पास, 16, ठीक है। अब जो आपको मास नंबर दिया हुआ होता है, मास नंबर कितना दिया हुआ है, 32, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 32। तो 32 जो मास नंबर है वो क्या है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 32। अब प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं, 16, तो वो लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालेंगे तो 32 माइनस 16 करेंगे, कितने बचे हमारे पास बताइए, कितने बचे, 16 ही बचे, तो ये हो जाएंगे 16। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16 हमारे पास। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को पता करने का, ठीक है। इसमें हमें पता लग गया कितने हैं सल्फर के, प्रोटॉन भी सल्फर में 16 हैं और आपके इलेक्ट्रॉन भी 16 हैं और क्या, न्यूट्रॉन भी कितने, 16 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इतना आपको समझ आ गया है। आगे देखो इसकी डेफिनेशन है कि परमाणु भार क्या होता है, वैसे तो आपको समझ आ गया, बट एक बार हम इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या Z उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। या तो आप उसको इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लो या फिर आप उसको क्या मानो, प्रोटॉनों की संख्या मान लो। अर्थात Z बराबर P बराबर E। Z, एक मिनट, Z बराबर P बराबर E, ये हो गए आपके प्रोटॉन, ये हैं इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, और ये आपकी क्या है, परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। जैसे सोडियम परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, अतः इसकी परमाणु संख्या 11 ही है। यानी कि सोडियम, या तो सोडियम में क्या हो, प्रोटॉन 11 हो या फिर इलेक्ट्रॉन 11 हो, तो टोटल परमाणु संख्या कितनी होगी, 11 ही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी परमाणु संख्या हो गई। नेक्स्ट डेफिनेशन है द्रव्यमान संख्या। अभी हमने दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, तो सिर्फ एक बार आप रीड कर लो। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या A कहते हैं। अर्थात नाभिक के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। इसमें ये नहीं आएगा, एक सेकेंड, ये आपका आएगा नेक्स्ट लाइन में। नाभिक के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। नाभिक में उपस्थित जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो इतना क्लियर है आपको, ये समझ आ गया परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इतना क्लियर है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, बढ़े आगे। या इससे पहले मैं सोच रही हूँ कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूँ थोड़े जो आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करने हैं, है ना। जैसे आप सोडियम का एग्जाम्पल लो, अभी तो वैसे मैंने बताया था आपको, बट फिर भी एक बार। जैसे आपका होता है सोडियम Na, प्लस चार्ज होता है इसके ऊपर, प्लस चार्ज होता है ना। तो अब इसमें बताओ प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी इसमें। सीधी सी बात है भाई, ये हमारा एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी 11। जितने प्रोटॉन उतने ही क्या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11। अब देखो 23 है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन कितने 11, 23 में से 11 माइनस कर दो, कितने बचे 2 और 1 12, 12 प्रोटॉन। अरे नहीं, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी तो है ना, पॉजिटिव चार्ज भी तो है, तो ये कितने होंगे 11 होंगे, क्योंकि एक इसमें से निकल गया ना। पॉजिटिव मतलब एक की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, वो निकल गया है। तो ये आपके होंगे 11 11 11 11 तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको नील्स बोर ने बताया था कि जो ये हमारे पास परमाणु हैं, ठीक है, ये इसमें क्या होता है, हमारा जो नाभिक होता है, जो केंद्रक नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, उन्हीं कक्षाओं को बोर ने बताया था। देखो ये हमने क्या बनाया है, यहाँ पे पॉजिटिव बनाया है, क्योंकि जो नाभिक होता है हमारा वो पॉजिटिव चार्ज रखता है अपने अंदर, ठीक है। जितना भी चार्ज होता है नाभिक के अंदर वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें ही हमारे क्या है, प्रोटॉन भी इसी में ही है, न्यूट्रॉन भी इसी में ही है। ये हमारी इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हैं, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब भाई देखो सोचने वाली बात ये है कि एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप अपनी मर्जी से थोड़ी फिल कर दोगे कि इसमें तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, इसमें मेरा मन था तो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, इसमें तो मैंने बहुत ही सारे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है, ये काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो ये अपने मन मर्जी नहीं चलेगी ना। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने हमें बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया और बताया। क्या बताया उन्होंने, कि उन्होंने बताया कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, वो कैसे फिल होंगे। तो एक फॉर्मूला दिया उन्होंने 2n² का। अब n की वैल्यू आप 1 2 3 4 एंड सो ऑन अपनी चॉइस से ले सकते हो, ठीक है। 1 से ही स्टार्ट करनी है, ये मत बोलना मैम 0 से स्टार्ट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं। तो 2 के अंदर हमने n की वैल्यू सबसे पहले 1 ले ली, तो 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, यानी कि जब हमने n की वैल्यू 1 रखी, यानी कि पहला नंबर रखा, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें, 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n बराबर 1 मतलब पहली कक्षा, 1 मतलब पहली कक्षा। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब हम रखते हैं 2, भाई अब हमें दूसरी कक्षा के लिए निकालना है, 2 रख दिया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 8। इसका मतलब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हो गई दूसरी कक्षा। अब बात करते हैं तीसरी कक्षा की। तो देखो तीसरी कक्षा में वही सिंपल, जहाँ आपने 2 रखा है वहाँ आप 3 रख दो। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 3 का स्क्वायर 9, और 9 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 18। अब इसमें आपके होंगे 18 इलेक्ट्रॉन।
18 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 फिल कर दिए। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं 4 का करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 है ना। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 32। अब 32 फिल करने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32। तो ये जितने भी आपको ब्लू कलर के डॉट दिख रहे हैं ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं। भरने का इलेक्ट्रॉन्स को भरने का तरीका है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तीसरी कक्षा में 18 फिर 32 और फिर ऐसे करके आप अगली कक्षाओं के भी निकाल सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। बट देखो ऐसे जो आप इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो या फिर अगर ऐसे आप उनको फिल करोगे तो क्या ये सही होगा बताओ। अभी आप सोच रहे होगे अभी तो हमने इतना सारा समझा है और अब मैम कह रही है कि ये सही नहीं होगा है ना। नहीं होगा। देखो जब हम ये सारे करेंगे ना ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को भरना सीखेंगे जब हम तो हमारा क्या होता है एक नियम आता है अष्टक का नियम। ठीक है अष्टक का नियम पिछली जो प्रीवियस क्लास है उसमें आपने मेरे मुंह से सुना भी होगा कि हम जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो अष्टक के नियम के अनुसार फिल करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है स्टेबल रहता है ना। जो भी हमारी जो भी चीज़ है वो क्या रहेगी स्टेबल रहेगी क्योंकि भाई हर चीज़ सोचती है कि मैं स्टेबल रहूं स्थायी रहूं। ठीक है तो स्टेबिलिटी के लिए हम करते हैं। अब इसमें देखो इतना क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और जो आपकी पहली कक्षा होती है उसका नाम होता है के नेक्स्ट एल फिर एम और फिर एन KLMN। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि ये है थोड़ा सा। ठीक है अब देखो पहला जो आपकी पहली कक्षा है उसको फर्स्ट एनर्जी लेवल बोला जाता है। दूसरी कक्षा को दूसरा एनर्जी लेवल बोला जाता है। फिर तीसरा एनर्जी लेवल और फिर चौथा एनर्जी लेवल आता है आपका। तो ये सारा एक्सप्लेन किया गया था कि किस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं फिल करते हैं। अब देखो इतना जितना आपको समझाया है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपनी नोटबुक में नोट कर लेना उसके बाद इसको हम आगे समझाते हैं। ठीक है चलिए एक चीज़ इसमें है मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए जैसे 2 एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एक मैंने आपको कार्बन का ही एग्जाम्पल दिया। ठीक है कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है 6 होता है ना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है। ऐसे ही हम मैग्नीशियम की बात करें मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है ना। सोडियम की बात करें कितना होता है 1 मिनट सोडियम कितना होता है 11 और मैग्नीशियम कितना होता है 12। ठीक है समझा रही हूँ मैं आपको ध्यान से समझना। 6 हैं प्रोटॉनों की संख्या भी 6 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6। इलेक्ट्रॉन भरने हैं कैसे भरोगे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 है ना 2 हमने भर दिए। ठीक है कितने बचे हमारे पास 4 बचे। दूसरे में कितने 8 भरे जा सकते हैं तो 4 हैं हमारे पास तो 4 लिख देते हैं इनको है ना। अब जब 8 है ही नहीं तो 8 भरोगे कहाँ से ज़बरदस्ती थोड़ी है। जितने हैं उतने हमने फिल कर दिए। कितने हो गए 6 हो गए। अब इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन की। देखो कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन हैं कैसे भरोगे फर्स्ट वाले में 2 भर दिए उसके बाद कितने बचे 6 बचे 6 भर दिए उसके बाद। ठीक है फिल हो गया इतना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोडियम की। सोडियम में कितने हैं 11 पहले वाले में 2 भर दिए दूसरे वाले में कितने भर दिए 8 भर दिए। 8 ही भरे जा सकते हैं ना ये वाला सेकंड वाला 8 भर दिए कितना बचा 1 बचा तो इसमें क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। ठीक है अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो सेम ऐसे ही 2 8 और 2 ये भर दिए। अब देखो कोई एलिमेंट या कोई तत्व आपके पास ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास
2, 8 और भरने के बाद भी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। जैसे आपके पास कोई भी तत्व है जिसका ऐसे आ रहा है 2, 8 और अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं। ठीक है, अब 10 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं तो आप क्या करोगे? 8 इसमें फिल करोगे, 8 फिल करोगे इसमें और 2 फिल करोगे अगले वाले में। ऐसा नहीं है कि हम अगले वाले में 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो आप क्या करो यहाँ पे इसकी जगह आप यहाँ पे 10 कर दो, ऐसे मत करना। ठीक है, 10 नहीं सॉरी 8, हाँ 10 ही, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, 10 कर दो, तो 10 मत करना। हम इसको क्या करेंगे? 2, 8, 8, 2 अष्टक के नियम के अनुसार इसको हम करेंगे। तो ये आपको कितना क्लियर हुआ है ये एक बार मुझे बताओ कि भाई हमें क्लियर हो गया। थोड़ा सा है ना, अपना 2 मिनट रुक के और इसको एक बार सोचो दोबारा से कि हमें समझ में आया है या नहीं समझ आया इसको, फिर उसके बाद आपको इसको दोबारा बताते हैं। नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्लियर है इतना? अष्टक का नियम पता है ना, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं आप 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हो। अगर 8 से ज़्यादा है तो आप अगली कक्षा में उसको भरोगे। ठीक है, चलो एक बार इसको क्लियर करते हैं। देखो कैल्शियम है आपके पास, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। पहले कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या करोगे? 10 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए, बचे कितने? 10, तो यहाँ पे 10 भर दोगे क्या? बताया ना अभी 10 नहीं भरने। कितने भरने हैं? 8 भरने हैं। कितने हो गए? 8 और 8 16 और 2 18, बचे कितने इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं? अभी 2 इलेक्ट्रॉन ही तो बचे हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप आगे भर दो। यहाँ पे ऐसे भरे जाएंगे। समझ आया? अब क्लियर हो गया? यही मैं आपको समझाना चाहती थी कि आप ऐसे करके इसको नहीं भर सकते कि पहले 2 फिर 8 फिर हमने डायरेक्ट 18 हैं तो हम 10 भर देंगे, 12 भर देंगे, ऐसे नहीं भर सकते। तीसरी वाली कक्षा में भी आप कितने भरोगे? 8 ही भरोगे और बचे हुए अगली वाली कक्षा में भरोगे। अगर उसमें भी 8 भरे गए हैं और भी बचे हुए तो आप उसको नेक्स्ट में लेके जाओगे। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटॉप्स, जिसे कहा जाता है समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। अब आपको ये चीज़ें पढ़नी है। समस्थानिक में क्या होता है, संभारिक में क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक में क्या होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों का डिफरेंस होता है इसमें। किसी में परमाणु संख्या समान होती है, किसी में द्रव्यमान संख्या समान होती है, किसी में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, सिर्फ आपको दिमाग में रखनी है ये चीज़ें। और काफ़ी सारे ऐसे समस्थानिक हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो बहुत सारी चीज़ों में हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, एक ही तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। परमाणु संख्या क्या होगी? समान होगी। द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। परमाणु संख्या क्या होती है? जो हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं परमाणु संख्या, ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। याद है ना, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो परमाणु संख्या तो ये तो क्या होगी? सेम होगी। यानी कि कोई दूसरा एलिमेंट है, दूसरा हमने लिया एलिमेंट, इसकी जो परमाणु संख्या होगी वो भी क्या होगी? सेम होगी। पर जो द्रव्यमान संख्या होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, समझ आया? 2 हमारे पास हैं, एलिमेंट हैं जो हमारे, उसमें हमने क्या लिया? परमाणु संख्या सेम ले ली, द्रव्यमान संख्या क्या हो गया? अलग अलग ले ली। तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे समस्थानिक कहलाएंगे। समस्थानिक के परमाणु नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या तो भाई अलग होएगी। देखो
जब प्रोटॉन की संख्या सेम है तो प्रोटॉनों की संख्या सेम रहेगी, प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम रहेगी, और अलग आएगी तो क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या तो आएगी, क्योंकि यहाँ देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे ये है और यहाँ पे प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या ये है, मतलब अलग अलग है दोनों, तो अलग अलग है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो अलग वैल्यू आएगी, इसमें से इसको माइनस करोगे तो अलग वैल्यू आएगी। ये तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। इसका जो हम एग्जांपल लेते हैं ना वो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जैसे आप हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है ना, आपका ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, ठीक है। और इसमें देखो आगे है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ इसको। देखो ये एग्जाम्पल आ गया आपका, इसके अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं। ये आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है। हाइड्रोजन में 1H1 पहले प्रोटियम को कहा जाता है, ड्यूटेरियम में चेंज हो गया, द्रव्यमान संख्या बदल गई, 1H2 हो गया और यहाँ पे 1H3 हो गया। देखो सब में क्या है, जो नीचे वाली संख्या है, जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो क्या है, समान है। इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 और इसमें भी सेम 1, ठीक है, ये हो जाएगी। अब जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, 1, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने और इसमें भी 1। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो आपका ये वाली वैल्यू है द्रव्यमान संख्या वो कितनी है, 1 है ना, और यहाँ पे आपकी जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है, 2, और यहाँ पे कितनी है, 3। अब इसमें देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जब आप निकालते हो, ये 2 हैं आपके, तो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2, तो प्रोटॉन कितने हैं, 1, तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हम सेम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3, ये द्रव्यमान संख्या 3 है ना इसमें, तो यहाँ पे 3 ले ली प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। अब प्रोटॉन कितने इसमें, 1 रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों का मान कितना आएगा, 2, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसको तो कर ही सकते हो ना, इसमें तो क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या भी 1 है, तो 1 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, न्यूट्रॉन है ही नहीं इसका मतलब, ठीक है। तो ऐसे करके समझो कि देखो प्रोटॉनों की संख्या तो p बराबर 1, p बराबर 1, p बराबर 1 तीनों में सिमिलर है, प्रोटॉन सिमिलर है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। अब न्यूट्रॉन देखो इसमें 0 है, इसमें 1 है और इसमें कितने हैं, 2 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो जो आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं या फिर आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। एक इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी हम समझते हैं। आगे भी एक कार्बन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखो इसमें ये आपके कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। देखो इसमें क्या है, 6 प्रोटॉन से, आपको पता है कार्बन को कैसे लिखते हैं, 1 मिनट, हाँ जी, तो कार्बन को लिखा जाता है C612, ये वाला जो हमने ये वाला कार्बन लिया है C612, मास नंबर कितना 12, ठीक है, ये वाला मास नंबर ही चेंज होगा, ये कितना है C13 और ये कितना है 14। सिमिलर वैसे ही करेंगे, यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे 6, सेम प्रोटॉन 6, सेम प्रोटॉन 6, मास नंबर कितना 12, 13, 14। अब देखो 12 में से 12 है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है ना, तो 6 आपके प्रोटॉनों की संख्या हो गई यहाँ पे, है ना, तो न्यूट्रॉनों की भी कितनी होगी 6 हो जाएगी, 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 13 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7 न्यूट्रॉन आएंगे, और 14 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8 न्यूट्रॉन आएंगे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज हो रही है, प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदल रही। वो आपकी चीज़ें, या 1 मिनट रिपीट करते हैं इसको, वापस देखो पीछे चलते हैं, एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे आपको। अब देखो एक ही तत्वों के वे परमाणु जिनकी, यानी कि वो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो क्या होती है समान होती है, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है
अलग अलग होती है। वही हमारे क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स कहा जाता है जिनको। क्लियर हो गया, एग्जाम्पल भी क्लियर, डेफिनेशन भी क्लियर। चलिए आगे, अब हमने समस्थानिक पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे संभारिक के बारे में। संभारिक में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा हो जाता है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहलाते हैं। याद कैसे करोगे, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान, समभारिक में भार आ रहा है ना, मतलब वेट, द्रव्यमान, इसका मतलब द्रव्यमान संख्या समान, ठीक है। और न्यूट्रॉनों में तो फिर वो याद ही नहीं करना, सिर्फ समस्थानिक और समभारिक में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है उसमें, ठीक है। तो वो चीज़ें याद रखना। समझ आ गया, द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी, और परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। इसके भी एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही आपको समझाएंगे। इसमें एग्जाम्पल दिए भी हुए हैं, पीछे भी यही एग्जाम्पल डिस्कस किए हुए हैं। तो पहले हम एक बार ये देखते हैं, इसको लिखने का तरीका जो है हमारा वो है 18 ऑर्गन है ये, ठीक है, 40। उसके बाद पोटेशियम के से शो करते हैं इसको, क्या है 19 और 40। फिर कैल्शियम है, कैल्शियम किस पे आता है 20 पे, द्रव्यमान संख्या 40, ठीक है। चलिए अब इसको हम डिस्कस करते हैं आगे, सेम इसी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ देखो, ये आपके क्या है, संभारिक है। देखिए यहाँ पे ऑर्गन लिया है, सबसे पहले ऑर्गन जो है वो है यहाँ पे जिसका द्रव्यमान कितना है 40 है, परमाणु संख्या कितनी है 18। परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन मेंशन किए हुए हैं कि 18 है, इलेक्ट्रॉन मेंशन किए हुए हैं कि 18 है। सेम 40 में से अगर आप 18 को माइनस कर दोगे, 40 में से अगर आप 18 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। 22 क्या हो गई, न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें सेम प्रोटॉनों की संख्या 19, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19, 40 में से 19 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 21। 21 कितनी हो गई, न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। अब यहाँ पे कैल्शियम, सेम भाई कैल्शियम में तो 40 में से 20 करोगे तो 20 बचेगा आपके पास, ठीक है। तो हो गए 20 न्यूट्रॉन। अब यहाँ देखो क्या चेंज हो रही है, न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज हो रही है। यहाँ पे सबकी द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है, सबकी द्रव्यमान संख्या समान है। द्रव्यमान संख्या समान होने से जो आपके प्रोटॉन हैं या फिर जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम रहते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो चेंज होती है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक मास, यानी कि वो एटम्स, अलग अलग एटम्स जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है, द्रव्यमान कैसा होता है, सेम होता है। उसमें हम प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसे निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। ये आपको निकालनी आ गई है। ये निकालना आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी बार आपको ऐसे ही दिया जाता है, जैसे आपको ये दे दिया कैल्शियम 20-40 दे दिया, ठीक है, 20 कैल्शियम 40 दे दिया, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो आपको इसमें अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी आएगी तभी तो बताओगे ना, या फिर पूछेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो तुक्का नहीं मारना है ना, हमें आना चाहिए, वो चीज़ समझ आनी चाहिए, तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं हम सम न्यूट्रॉनिक की, आइसोटोन्स की। इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, जैसा नाम है वैसे इसके गुण हैं। जिन परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन परमाणुओं वाले तत्वों को सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, क्या हो जाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे, ठीक है। देखो ऑक्सीजन 8O16, प्रोटॉनों की संख्या 8, 16 में से 8 माइनस करोगे कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8। नाइट्रोजन देखो 7N15, ठीक है, 7 नाइट्रोजन 15, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। 15 में से 7 माइनस करोगे कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, कितनी, न्यूट्रॉनों की संख्या। सेम 14 में से आप 16 माइनस करोगे 8 बचेंगे, क्या हो गई, न्यूट्रॉनों की संख्या। तीनों में ही न्यूट्रॉनों की संख्या सेम आ रही है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। और जबकि आपके जो ये है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों अलग अलग है, ऑक्सीजन अलग है, कार्बन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, बट न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है,
ठीक है। दे आर आइसोटोन्स बिकॉज ऑफ हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर इनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, किसी भी कोई भी एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट के साथ अपने न्यूट्रॉन सेम रखता है, इसका मतलब हम उसे क्या कहेंगे कि ये सम न्यूट्रॉनिक है, आइसोटोन्स है। ओके, आई थिंक ये हमारा लास्ट है। ओके, तो आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। आज हमने पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आज की क्लास से रिलेटेड आपको ये प्रॉब्लम है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।